अब हम लोग अपने इस डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के अब लास्ट राउंड में घूम रहे हैं, फाइनल राउंड में, ठीक है। अब हम लोग आज से शुरू, आज लगभग समझिए तो आज लास्ट चैप्टर ही है। 2 चीज समझिए, आज पढ़ना है हम लोगों को चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर लगभग सभी जगह पे, सभी मतलब ये तो तुम्हारे बुक का है ही, और ये चैप्टर लगभग हर जगह पे क्वेश्चन आता है इस चीज से, हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, मेंस के राइटिंग में आता है, ये इसके राइटिंग में नहीं आता है, क्या बोलते हैं, प्री में नहीं आता है, लेकिन मेंस के राइटिंग में पूछता है कि उसके लाभ क्या है और उसके हानि क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले तो आज समझना ये है कि अब हम लोग लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हैं। तो समझने वाली चीज ये है कि हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, और उस पे देखना जरा इस पे कैसे समझ में आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्रोम टैब एक सेकेंड देखो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या पीडीएफ? स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। चलो ठीक है, देखिए आज हम लोग इसी चीज को और इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि इसके बाद अपने लोगों को उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर को खत्म करने का समय आ गया है। समझिए कि कहानी हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग डेमोक्रेसी समझे, पार्टी कैसे फॉर्म होता है ये समझे, जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी समझे कि उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकता है, क्या क्या दिक्कत होता है, परेशानी उसमें क्या क्या होती है। चैप्टर 7 के दौर में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग इसमें से समझना क्या है। समझिए एक बात कहता है कि हम आ जाएगा नेटवर्क में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होते रहता है। अभी जा रहा है ठीक से? ठीक है, कहता है कि जब हम लोग इन सब चीजों को पढ़ चुके तो पूछा जा सकता है कि क्या जैसा यही लोकतंत्र करता है, अथवा यह लोकतंत्र से हम किस परिणामों की उम्मीद करते हैं, डेमोक्रेसी से हमको क्या क्या आउटकम्स हो सकता है। हम डेमोक्रेसी समझे, डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ लिए, अब ये जानना है कि डेमोक्रेसी से हमको बेनिफिट क्या क्या है। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या जो कहता है कि सवाल ये भी है कि क्या हमारे रियल लाइफ में डेमोक्रेसी जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको वो पूरा करता है। हम कैसे इवेल्युएट करेंगे कि डेमोक्रेसी का रिजल्ट कैसे हुआ। आज हम इसी सब बातों से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और इस विषय पे विचार करने के बारे में, बहुत कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस विषय पे भी गौर करेंगे कि लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित होते हैं। ठीक है, और हम इसका क्या क्या रिजल्ट है, इसके लिए हम डेमोक्रेसी के अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, जैसे आप समझिए समानता हो गया, ठीक है, शासन का स्वरूप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वेलफेयर कैसे होगा, सोशल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, इन सब चीजों को लेके आज हम लोग बढ़ेंगे। सवाल उठता है कि लोकतंत्र में जो हमारा रिजल्ट है उसके रिजल्ट को हम इवेलुएट कैसे करेंगे। लोकतंत्र में हम लोग उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस चीज को। पता है, एक सेकेंड, हाँ, पता है कि क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में, वो तो पहली तो बात छोड़ दो, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये बताया गया था, सबसे बेहतरीन व्यवस्था ये बताया गया था कि डेमोक्रेसी जो है प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। ये क्या करता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। हर नागरिक समान है, कोई अलग नहीं है, किसी के भीतर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हम एक बार प्रियम्बल पढ़ा रहे थे शुरू में, आप लोगों को उसका तो क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन प्रियम्बल जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो याद होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना हो रहा था। उसके बाद कहता है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यानी इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की गरिमा एक होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान एक होना चाहिए, नारी हो किसी भी उम्र की हो तो वो नारी ही है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स एक बार केस हुआ, ठीक है, हम लोग एक केस के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा देता है। कहा गया कि 18 साल से ऊपर की लेडी जो है वो बालिग मानी जाएंगी और उनको हम महिला मानते हैं, और भारत का जो कानून है
जिसको हम लोग इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, उस कानून में ये नहीं लिखा हुआ था कि लड़की की परिभाषा क्या है, बच्ची की परिभाषा क्या है और औरत की परिभाषा क्या है, उसमें सिर्फ औरत लिख दिया गया था। एक व्यक्ति थे जिन्होंने 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया। 6 साल की बच्ची का रेप करने के बाद जब कोर्ट में मामला गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना दी। वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उसको कहा कि भाई साहब, आप हाई कोर्ट किस बिहाफ पे आए हैं? तो वो बोला कि सर, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बच्ची के लिए रेप का सजा क्या होना चाहिए, लेडीज के लिए, तो ये तो लेडीज के साथ हमने रेप किया नहीं। तब उस समय हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, लेडीज की परिभाषा में किसी भी उम्र की, किसी भी कास्ट की, किसी भी रिलीजन की बच्ची, लेडीज, महिला कोई भी हो, सब उसी में इंक्लूड है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी की परिभाषा ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी काम के लिए राशन कार्ड बनाना है तो राशन कार्ड फॉरवर्ड का भी बनेगा, बैकवर्ड का भी बनेगा, जरूरी नहीं कि केवल फॉरवर्ड का बने। डेमोक्रेसी से फिर आउटकम्स क्या होगा? कहता है कि प्रोवाइड्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब फैसलों को लेने में बेहतरी आती है उसमें। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि एक पार्टी होती है जो रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी अगर कोई लॉ लाती है तो अपोजिशन क्या करता है, उसके ऊपर उसका डिबेट करता है, डिबेट में से उसकी कमी निकालता है, उसके बारे में पॉजिटिव फैक्टर्स रूलिंग पार्टी देती है, तो निगेटिव फैक्टर्स जो है उसका ये अपोजिशन देता है, जिससे वो कानून और बेहतर बनने में मदद मिलता है। लेकिन अगर कानून बन रहा है और कानून में तब भी कोई कमी है तो उसके लिए जुडिशियरी बैठती है और जुडिशियरी उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू करने के बाद ये बताती है कि ये कानून सही है या गलत है। अगर कानून गलत है तो जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड यानी शून्य साबित कर देगा, यानी वो कानून देश में लागू नहीं होगा। फिर कहता है कि अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर आप कोई लॉ खराब बना दिए हैं या कोई ऐसा लॉ बना दिए हैं जो सही नहीं है, तो आपको वो लॉ वापस लेने की भी छूट दी जाती है। फिर ये कहता है कि एक सेकंड, फिर ये कहता है कि आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती है? कहता है कि अपने आसपास के लोगों से अगर बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को अच्छा पसंद करते हैं। दैट मींस मोनार्क या मिलिट्री सिस्टम या रिलीजियस लीडर के द्वारा चलाए जाने वाले रूल को पसंद नहीं करते हैं। उनकी पसंद हमेशा से होती है कि डेमोक्रेसी हो जहां मेरा भी कोई राइट हो। सो वी फेस अ डायलेमा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। हम दुविधा में पड़ते हैं। कहता है कि डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड। ठीक है, कहता है कि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा तो माना जाता है, पर व्यवहार के रूप में इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर हमें बहुत ही गहराई से सोचना बेहद जरूरी है। इसलिए बेहद जरूरी है एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, पता है कि इसलिए बेहतर है उसके विषय में सोचना, और इसके लिए जरूरी है कि हम इसको केवल नैतिक मतलब नीति के हिसाब से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर उसके पीछे कोई फैक्ट भी है। ठीक है, लिखता है ना कि यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दिखेगा आपको कि और आर द सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। क्या जरूरी केवल हम फैक्ट के बेस्ट पे जाते हैं उसके पीछे, या फिर डेमोक्रेसी को मोरल रीजन से देखते हैं या फिर उसको पोटेंशियल रीजन से भी देखते हैं? आइए हम इसके विषय में समझते हैं। कहता है कि आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की डेमोक्रेसी के रूल को चलाने का दावा करते हैं, और इनका एक औपचारिक संविधान भी है जिसको बोलते हैं फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वे अपने नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देते हैं, है ना, कुछ राइट्स देते हैं। लोकतंत्र के ये जो एलिमेंट्स हैं ये अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति में मतलब सोशल रूलिंग में ये जो है सोशल सिचुएशन में और उसके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और देयर उनके कल्चर्स में ये एक दूसरे से काफी अलग अलग है। भारत का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग हो सकता है, भारत की इकोनॉमी अलग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अलग हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की इकोनॉमी सेम हो जाए, है ना। कहता है कि इसका नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
पता है कि कई बार हम डेमोक्रेसी को हर चीज़ की दवा मान लेते हैं, कि हाँ, डेमोक्रेसी हो जाए तो सब ठीक हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए तो ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा सही नहीं है। पता है कि लोकतंत्र के प्रति अपना इंटरेस्ट और फ़ैसिनेटिंग के चक्कर में हम ये कह देते हैं कि डेमोक्रेसी सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समाधान कर सकता है। लेकिन हम तो आदमी हैं। हम जब ये देखते हैं कि ये तीनों में से यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, इन तीनों में से हमारा कोई भी एक चीज़ पूरा फुलफिल नहीं होता है, तो हम कह देते हैं कि डेमोक्रेसी बेकार है। कई बार आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग कहता है कि संविधान ही बेकार है, संविधान को ही फाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं फाड़ के फेंक सकते हैं क्योंकि वो हमारा एक ऑथेंटिकेट बुक है। आप लोगों को पता है कि हम संविधान आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि संविधान के बारे में कितने अच्छे से हमने समझाया आपको और वो चीज़ आपके समझ में आया होगा। तो क्या वैसे लोगों से आप सहमत हैं, जो ये कहते हैं कि संविधान को फाड़ के फेंक देना चाहिए? देश क्या किसी रिलीजियस बुक से चलने की चीज़ है? देश को हम ये कहते हैं कि देश जो है केवल महाभारत से चलेगा, चलेगा क्या? तो हम क्या करेंगे इस पे कि परिणाम के बारे में इस तरीके से विचार करें और हम ये देखें कि कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थिति तो डेमोक्रेसी बना सकती है और नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, डेमोक्रेसी उनका अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता, जिनको हम बहुत ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं। हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में क्या-क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है और क्या-क्या उसके आगे है। मतलब अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है? देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा है? ये रहा। आवाज़ आ रही है सही से? ठीक है। कहता है कि देयर इज़ समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Wherever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लोकतंत्र को ही पूरा करना चाहिए और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है लोगों को कि अपना शासक चुनने का अधिकार और उनके शासकों पर अपना नियंत्रण बना रहे। जैसे मान लो कि हम कोई एक विधायक चुनते हैं, तो विधायकों पर मेरा अधिकार भी होना चाहिए कि हम उनसे कुछ पूछ सकें, उनको कुछ बता सकें, है ना? उनको ये बता सकें कि हमारी समस्याएँ क्या हैं। तो वक़्त और ज़रूरत और इन सब चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए कि डिसीज़न जो मेकिंग होता है, डिसीज़न मेकिंग उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत होती है, ताकि सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। ये सवाल थोड़ा छोटा-सा लगता है, लेकिन सवाल छोटा-सा है नहीं वैसे, ठीक है? कहता है एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या-क्या जानती है और कैसे जानती है? और सरकार के बारे में जानने के लिए आपके पास कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं? देखिए ऊपर में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैन यू थिंक ऑफ व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट नोज़ अबाउट यू एंड योर फैमिली फॉर एग्जांपल राशन कार्ड एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड? व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड अबाउट द गवर्नमेंट? ठीक है। आइए हम इसके बारे में दूसरा चीज़ देखते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड।
आइए अब हम समझते हैं इसके आगे की बात। कहता है कि आप एक ऐसे सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज से फैसले लेती है। कोई भी डिसीजन आया ले लिया, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करें, तब ऐसे फैसले से बहुत परेशानी हो सकती है। और इसके कंपैरिजन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है और इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इस प्रकार डेमोक्रेसी में फैसला लेने में जो वक़्त लगता है, वह बेकार नहीं माना जाता है। अगर हम उसी चीज़ में दूसरे सिस्टम पे नज़र डालें, तो डेमोक्रेसी में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है, फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं, जिसको हम पारदर्शिता कहते हैं। और यह चीज़ अक्सर गैर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होती है। जब हम डेमोक्रेटिक के रिजल्ट पे, आउटकम्स पे गौर कर रहे हैं, तो यह उम्मीद करना बेहद उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे और कानून को मानेगी। हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार निर्णय को नागरिकों के डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार बनाने और खुद उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी डेवलप कर सकती है कि नागरिक सिटीजन भी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, जो अपने राइट्स के बारे में जाने। ठीक है? अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो सरकार को जैसा मन करेगा वैसा कानून बना देगा। फिर देखिए, एक आपके सामने मैप, सॉरी बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ के बारे में देखिए, पहले तो ऊपर समझिए क्या कहता है। कहता है कि अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ संस्थाओं के बारे में गौर करना पड़ेगा कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉलिसीज मेकिंग है, पॉलिसी को मेक करते हैं। जैसे आप समझिए, कहता है कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव। नियमित और निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर, मतलब जो ऐसा चुनाव हो जिसमें किसी तरह का कोई डर भय ना हो। ये लोग कहता है ना कि वो बूथ छाप देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? दूसरा कहता है कि मेजर जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं और नए कानूनों पे खुली और सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। नए कानूनों पे खुली और सार्वजनिक चर्चा का मतलब ये हुआ, नए और खुले सार्वजनिक चर्चा के बारे में ये हो गया मतलब कि जैसे कोई सरकार कानून बनाई, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया कुछ दिन पहले, ठीक है? उस पॉलिसी में जब बहुत सारी कमी देखी गई, बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसी बातचीत हुई, तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे जो साउथ के स्टेट्स थे, वो साउथ के स्टेट्स ने कहा कि भाई साहब, आप जो है सो हमारे यहाँ हिंदी थोप रहे हैं। ठीक है? और उसपे सरकार ये छोड़ती है कि हाँ, आप जाइए और ये करिए कि हाँ भाई साहब, इसको पब्लिक डोमेन में डालिए, पब्लिक इसको पढ़ेगी और पब्लिक पढ़ने के बाद उसको समझेगी और अगर पब्लिक को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो एक पोर्टल बनाइए जिसपे पब्लिक उसके विषय में सारी जानकारियाँ देगी और जानकारी लेगी। उसपे सारी जानकारियाँ होनी चाहिए और इतने आसानी ढंग से होना चाहिए ताकि लोगों के समझ में आए। तो उसमें भाग लेते हैं कॉमन नागरिक जो होते हैं वो, उस चीज़ से रिसर्च किए हुए लोग होते हैं वो, मतलब काफ़ी लोग होते हैं उसमें, जो अच्छे से अच्छे लोग और आम से आम नागरिक भी भाग ले सकता है। फिर कहता है कि सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई,
आप किसी भी विभाग में 10 रुपया खर्चा कर सकते हैं, उस विभाग के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे चाहे बैंक हो, पुलिस हो, किसी भी चीज़ में, कुछ चीज़ को छोड़ के, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करता हो, नेशनल सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करता हो, उस चीज़ को छोड़ के आप बाकी किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप किसी मुखिया पे भेज सकते हैं आरटीआई कि भाई 5 साल में आपने कितना खर्चा किस-किस जगह पे किया है, उस पे करवा सकते हैं। आरटीआई के बिहाफ़ पे आप जाँच कर सकते हैं। जाँच करवाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें, आरटीआई जब आप करते हैं और आरटीआई के बारे में समझते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप जो हैं एक जागरूक नागरिक हैं, ठीक है? फिर कहता है इसमें कि हाँ, फिर कहता है कि आप देखेंगे कि रेगुलर और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है वो कराने के लिए और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियाँ बनाने के मामले में डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा सफल हुई है। ऐसे भी चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले और हर फैसले को सार्वजनिक डिबेट कराने के लिए यानी पब्लिक डिबेट कराने के लिए उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। पब्लिक के साथ अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना में जब हम मतलब गैर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके विषय में देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनका उन इन क्षेत्रों का भी प्रदर्शन उनसे बेहतर ही ठहरता है। अगर हम ये समझते हैं कि एक मतलब नॉर्मल जो समझे कि बड़े सरफेस पे जिसको व्यापक धरातल बोलते हैं। हाँ, कहता है कि एक व्यापक धरातल पर अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से यह उम्मीद करना ही उचित है कि वे लोगों की ज़रूरतों और माँगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे। दैट मीन्स इन सब्सटेंसेस लिखा हुआ है आपके बुक पे देखिए यहाँ पे। ये कहता है कि इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीज़नेबल to accept from democracy a government that is attentive to the needs and demand of the people is largely free of corruption. And the record of democracy is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demand of a majority of its yeah its population. Means कि ऐसा जरूरत के लिए कहता है कि दो मामलों में पहला मामला होता है कि लोगों की ज़रूरतों और माँग का ध्यान रखने वाली सरकार हो। डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट हमारा माँग को समझे कि हमको क्या ज़रूरत है और हम क्या उससे डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो क्या चाह रहा है वो बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, हमको एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। हमको एक करप्शन से फ्री सिस्टम दे, जिसमें हमको ये नहीं कहना हो कि ब्लॉक में जा रहे हैं, हमको आवासीय बनाना है, भाई साहब 200 रुपए दे दो। नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को फेल्योर बनाता है। दूसरा कहता है तो अगर हम ये देखें दोनों चीज़ों को, तो दोनों चीज़ के मामले में भी डेमोक्रेसी उतना प्रभावशाली नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए इफेक्टिव नहीं होता है कि लोग की ज़रूरत क्या है, अब मान लो कि 135 करोड़ भारत का पॉपुलेशन है, 135 करोड़ के पर्टिकुलरली डिसीजन को आप नहीं देख सकते, पर्टिकुलरली इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लोकल लेवल पे पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज़ है, जिसको ये कहा जाता है कि आपको हम इतने रुपए दे रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा काम करें वहाँ के लिए। ताकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको देश को चलाना है, तो अगर आप पंचायत को सही से चला ले रहे हैं, तो पंचायतों को डेवलप कर दिए, तो देश डेवलप हो जाएगा। ये बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। लेकिन ये अच्छे ढंग से सरकार नहीं कर पाती। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होता है कि सरकार जो है लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है ना? अगर आपको अनाज लेना है, राशन कार्ड बनाना है, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, एसडीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। दैट मीन्स कि आप हमको परेशान कर रहे हैं। आप हमारे लिए नहीं बन रहे, आप हमको परेशान करने के लिए बन रहे हैं। तो ये कहता है कि और आबादी के बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है, उसको नहीं देख पाती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बुराई से मुक्त नहीं है। आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार होता है। आप बार-बार देखेंगे कि द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ द सिविल। इस चीज से मुक्त नहीं है। इस चीज से मुक्त इसलिए नहीं है कि हमको हर कदम-कदम पे घूस देना पड़ता है।
हर चीज़ पे घूस देना पड़ता है, ये सच्चाई है, इस चीज़ से मुँह मोड़ा नहीं जा सकता है। मुझे टीचर आपको ये नहीं कह सकते कि देश में भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, देश में भ्रष्टाचार है, अच्छे लोगों की संख्या कम है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की संख्या बहुत अधिक है। आप अभी हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट को भर्ती कर रहा है, ₹40,000 एक समय का और बेड का 10,000 मतलब ₹50,000 आपका वन नाइट का है भाई साहब। ये कौन-सा इलाज हो रहा है? ना ही उसका ऑपरेशन करना है, ना इसकी सर्जरी है, ना ही कुछ और है। क्या कर रहे हो जो ₹40,000 उसका लग रहा है? तो वी आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द करप्शन। हम करप्शन के पार्टिसिपेंट हम दे रहे हैं, वो ले रहा है। At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive than people. हम इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है और जो है सो लोगों के लिए ज़्यादा सोचती है, ये भी ठीक नहीं है। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may slow, less efficient, not always very responsible or clean, but a democratic government is people's own government. लाख बुराई है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में लोगों का बात नहीं सुना जाता है, स्लो है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमेशा के लिए, हमेशा साफ सुथरा राजनीति नहीं करता है, लेकिन लोगों का अपना चुना हुआ गवर्नमेंट लोग खुद चुनते हैं इसको। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आइडिया of democracy all over the world. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in the country with democratic regimes as, as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by the representative elected by them, and they also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support itself an outcome that cannot be ignored. देखो, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया के बहुत सारे ऐसे चीज आप देख पाएंगे तो समझ में आएगा आपको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने वाले जो देश हैं उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे डेमोक्रेसी में हो चाहे डेमोक्रेसी के बाहर की भी बात है। वे यह भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी उनके देश के लिए अच्छा है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है। अगर आपके भीतर यह क्षमता है कि हम लोगों के लिए देश के लिए डेमोक्रेसी लाए, डेमोक्रेसी की बात करें, तो यह भी आपके भीतर डेमोक्रेसी का ही एक परिणाम है क्योंकि आप कहीं ना कहीं के डेमोक्रेसी को देख के ही प्रभावित हो। ठीक है, अब देखिए आगे, चलिए अगले चैप्टर में देखिए, कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और विकास। कहता है कि democracies are expected to produce and good governments, then it is not fair to expect that they would also produce development. अच्छा, हम ये आपको एक बात बताइए, हम आपको ये ऐसे समझा दें, आपको हम समरी दे दें, इसका समरी दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेट मी शो यू समरी, जस्ट वेट। आप समझिए समरी से, हम आपको समझा दे रहे हैं फिर भी आप देखते रहिएगा। क्या हुआ? आवाज कट रहा है आवाज। अभी ठीक है? एक सेकंड, हम ये समझते हैं तब तक। देखिए, कहता है कि अगर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? हम अगर ये सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम चुन रहे हैं तो क्या हम उसे डेवलपमेंट का उम्मीद थोड़ी नहीं कर सकते? आइए हम देखते हैं, जब हम 1950 से 2000 के बीच के डेमोक्रेटिक रूल्स और जिसको बोलते हैं तानाशाही, नेटवर्क इशू हो सकता है, रुक जाओ।
हेलो 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 हेलो। अभी ठीक जा रहा है? अभी बोल ही नहीं रहे हैं। अभी जा रहा है आवाज? क्या हो गया भाई? ठीक है। अभी पीडीएफ एक शेयर कर रहे हैं, उस पीडीएफ को देखिए। क्या यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखो तो पीडीएफ दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो, पीडीएफ दिख रहा है? एक मिनट। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। चलिए अब फटाफट से इसका हम देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज को समझना है इसमें, ठीक है? और उसी में क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम देख चुके हैं कि ओवरव्यू से हम क्या क्या है। वी बिगिन द थिंकिंग अबाउट हाउ द एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। फिर कहता है कि आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक
on this subject, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respect. डेमोक्रेसी से हमको क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकता है, उस चीज के बारे में समझ सकते हैं और फाइनल वर्डिक्ट पॉजिटिव बट क्वालिफाइड, हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा मतलब हमारा अगर मतलब फाइनल निर्णय डिसीजन होगा कि भाई ये सही है और कि गलत, इसके विषय में हम पॉजिटिव बट क्वालिफाइड ऐसा हम डिसीजन इसमें देंगे। सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, हम डेमोक्रेसीज के आउटकम्स के बारे में क्या-क्या समझ रहे हैं। कहता है डेमोक्रेसी इज बेटर देन better form of government when compared with the dictatorship or any other alternatives. दूसरा कहता है कि we felt that democracy was better because of it first promotes equality among citizens, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहता है सेकेंड कि enhance the dignity of individuals and improves the quality of decision making, ये सारी चीजें किस किस चीज के लिए डेमोक्रेसी अच्छा है, सभी को एक समझता है। दूसरा लोगों के डिग्निटी को देखता है, उसके डिग्निटी को प्रमोट करता है, उसके डिग्निटी को एनहांस करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाता है। उसके बाद कहता है कि provides a method to resolve conflicts and allow room to the correct mistakes. Third point, we face a dilemma. Democracy seems to be good in principle but fail to be not so good in its practice. हम एक बार दुविधा में भी फंसते हैं। दुविधा में क्या फंसते हैं कि डेमोक्रेसी सही है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन प्रैक्टिस में सही नहीं है क्योंकि करप्शन है। And this dilemma invites us to think hard about the outcomes of the democracy. यही चीज अच्छा है कि बुरा है, इन सब चीजों के बारे में सोचने की वजह से हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी का आउटकम्स क्या है और डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं, डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान के बारे में हम जजमेंटल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आवर इंटरेस्ट in and fascination of democracy often push us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी सब कुछ होता है, लेकिन हमारा अपना इंटरेस्ट है जो हमको डेमोक्रेसी की तरफ धकेलता है। ये कहता है कि डेमोक्रेसी किसी भी ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप से कहीं ज्यादा बेहतर है। 6 पॉइंट कहता है कि the first step toward thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. हम इसके बारे में अगर हम समझें और इसके बारे में जब हम सोचना शुरू करें डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। अगर डेमोक्रेसी है तो एक गवर्नमेंट है जिसको हम चुन के भेजते हैं। फिर कहता है कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। The most basic outcomes of democracy should be that it produce a government that is accountable to citizens and responsive to the needs and expectation of the citizen. कैसे? डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक आउटकम क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजंस के द्वारा बनाया जाता है और सिटीजन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, उनके जरूरत और उनके एक्सपेक्टेशन को समझता है और उसके लायक पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर इसमें कहता है, हम इस पे पेन नहीं चला रहे हैं ताकि थोड़ा दिखे क्लियर, इसलिए फिर कहता है सेकंड पॉइंट कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी ये भी चीज देखता है कि ये प्रोसीजर के साथ चले, ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो बना दे, जिसको मन में आए वो बना दे, जिसको जो पार्टी रूलिंग है कुछ भी बना सकता, ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। The right and means to examine the process of decision making is known as transparency. अगर आपके पास अधिकार है कि डिसीजन जो लिया जा रहा है वो सही है कि गलत है, उसको जज करने का आपको अधिकार मिलता है, आप समझ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। फिफ्थ पॉइंट, democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. अगर हम ये देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं हो पाता है जब इनके इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है अपने सिटीजन्स के साथ, तो ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ government that is attentive to needs and demands the people and it largely free to the corruption. अगर हम इसको देखें, लेकिन कहीं भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा रीजनेबल होता है, ताकि ये हम चुनते हैं, हमारे बातों को सुने, और करप्शन फ्री बनाने में तो थोड़ा अभी वक्त लगेगा, और जब तक डेमोक्रेसी तब तक संभव नहीं कि करप्शन खत्म हो। फिर कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स। हम देखें कि ये तो लोगों के डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है,
पूरे मामलों में, और करप्शन फ्री गवर्नमेंट नहीं दे पाता है। तो ये 2 मामलों में तो डेमोक्रेसी थोड़ा इम्प्रेसिव नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। 8th पॉइंट में ये कहता है कि देयर इज वन एस्पेक्ट इन व्हिच democratic government is certainly better than its alternatives. The democratic government is the legitimate government. ये हमारे द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है। हमको ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, हमको डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। लोग भी चाहते हैं, डिक्टेटरशिप में भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आए। 9th पॉइंट कहता है कि people wish to be ruled by representative elected by them and they also believe that democracy is suitable for their country. तो चाहते हैं जो लोग चुन के भेजते हैं, जिन लोगों को हम लेजिस्लेचर में, वो बिलीव करते हैं कि वो लोग जो है, लोग बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर देयर कंट्री, डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए अच्छा है। फिर कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू द रिजेक्ट डेमोक्रेसी। कहता है कि हम ये अगर देखें कि डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छा हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाता है, इसके लिए मतलब ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लेकिन इसके आधार पे जो है हम इसको आगे नहीं बढ़, ये नहीं कह सकते हैं कि इसको हम हटा दें या मतलब इसको गलत साबित कर दें। ठीक है, एक मिनट। ठीक, कहता है कि द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। कहता है कि अगर हम ये देखें कि उच्चतर आर्थिक समृद्धि मतलब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हासिल करने में डेमोक्रेसी की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, लेकिन हम केवल इसी आधार पे डेमोक्रेसी को खारिज नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमी में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी ऐसे ही हो जाता है, हलवा है। उसके लिए पॉपुलेशन देखना होता है, ग्लोबल सिचुएशन देखना होता है, और देश के साथ हमारे रिलेशंस देखने होते हैं, है ना। ठीक, उसके बाद कहता है कि इन सब चीजों को देखने और समझने के बाद हम ये देखते हैं कि जो ऑटोक्रेट्स कंट्री है, डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, उनकी व्यवस्था में और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ये दोनों के बीच में डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बहुत कम है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में डेमोक्रेटिक सिस्टम डिक्टेटरशिप से नहीं पीछे। ऐसा नहीं हो कि हम लोग डिक्टेटरशिप के आसपास में ही घूमते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कहीं ऐसा ना हो कि हम डिक्टेटरशिप से पीछे रह जाए और डिक्टेटरशिप आगे निकल जाए, मतलब हमारे देश में भी डिक्टेटरशिप हावी हो जाए। ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार बन सकती है, गारंटी दे सकती है, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी दे दे कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई साहब डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप से पीछे रह जाए, डिक्टेटरशिप आगे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कहता है कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक, हम गरीबी को कैसे हटाएंगे और गरीबी और असमानता को हम कैसे उसको कम करेंगे। तो कहता है कि perhaps more than development it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities, and a smaller number of ultra rich enjoy highly disproportionate share। हम ये चीज देखते हैं कि कहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे आधारित होता है। हर प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, मतलब एक एमएलए का जितना पावर होगा उतना दूसरे जगह के एमएलए का भी पावर होगा। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज को भी बढ़ावा दे देते हैं। मुट्ठी भर लोग, धन कुबेर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा रिच, वो अपनी संपत्ति अपने अनुपात से यानी प्रोपोर्शन से या रेशियो से बहुत ज्यादा का हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश के कुल आय में उनका हिस्सा बढ़ता गया है। ठीक है, जिसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं कंट्री का, उसमें भी उनका हिस्सा बढ़ता गया है। फिर कहता है कि इतना ही नहीं, उसके बाद कहता है कि समाज के सबसे निचले हिस्से का लोग, जिसको हम लोग गरीब कहते हैं, उनको अपने जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती चली जाती है और कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा इत्यादि इलाज जैसी
इन सब जरूरत को पूरा करने में भी मुश्किलात आती है। Not only their share in the total income of the country has been increasing. अमीर लोगों का जरूरी नहीं है कि उनका पैसा ही बढ़ रहा है, उनका कंट्री के शेयर में भी हिस्सा बढ़ रहा है। In actual life, democracy do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. बहुत सारे मामले में अगर हम जन जीवन में देखें तो डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को मिटाने में सफल नहीं हो सकी। गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। It will be fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. कोई भी समाज, हम ये देखते हैं कि कोई भी समाज अपने अलग-अलग समूहों के बीच पूरी तरह से अस्थायी टकराव को खत्म नहीं कर पाया। टकराव जो उनके पास होते रहता है, हिंदू मुस्लिम, पैसा वाला बिना पैसा वाला, थोड़ा पावर कम पावर ज्यादा पावर, ये लोग। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी जिस कंट्री में नहीं है वहां की व्यवस्थाएं आमतौर पे अपने अंदर के सामाजिक मतभेदों से आंख कर लेती है और उनको दबा देती है, यानी उसको किसी तरह से प्रेस करके दबाने का कोशिश करती है। लेकिन हमारे पास अगर झगड़ा झंझट होता है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, कोर्ट का सहारा लेंगे, पुलिस का सहारा लेंगे, किसी का सहारा ले लेते हैं ताकि हम उस चीज को खत्म कर सकें। Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes and two conditions in order to achieve this outcome. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by the majority opinion. It is also necessary that rule by the majority does not become rule by majority community in terms of religion, race or linguistic group. कहता है कि संघर्ष, पहली बात, सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति, समाज के बंटवारे पे जो लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को, आपके बुक में अगर खोला होगा आपने बुक, तो बुक में एक पिक्चर बना हुआ है स्वेटर को जिसको फाड़ा गया हुआ बीच से। इसमें यह दिखाया जाता है कि प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए राजनीति के बारे में अनुच्छेद लिखना। उसमें कहता है कि लोकतंत्र का सीधे साधे अर्थ में, यहाँ समझना जरूरी है, डेमोक्रेसी का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान रखना होता है कि हाँ, हमारे बहुमत का मतलब हो गया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अल्पमत का मतलब हो गया माइनॉरिटी जिसको कम वोट मिले हों। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार आम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती है। आज जो माइनॉरिटी में है, जिसके पास वोट कम है, कल वो मेजॉरिटी में हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि जो अपोजिशन में बैठता है, जिसके पास वोट कम होता है, वो पब्लिक की बात को सरकार तक कितने अच्छे ढंग से पहुंचा पाता है, ये डिपेंड करता है। कहता है सेकेंड पॉइंट में कि यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषा के आधार पर मेजोरिटी ग्रुप का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या तो बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है, यानी डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी रहता है जब तक एवरी सिटीजन यानी हर नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रहता। लास्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास ये कहता है भाई साहब, dignity and freedom of citizens. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Democracy किसी भी another form of government से अच्छा है लोगों के dignity और freedom को देखने के लिए। The passion for respect and freedom are basic of democracy. किसी के लिए इज्जत, आदर और आजादी डेमोक्रेसी का आधार होती है। जिस देश में इज्जत लोगों को न दी जाए, डिग्निटी न दी जाए, आजादी न दी जाए, तो फिर डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। हर जगह पे अलग-अलग सिद्धांत पे काम करता है। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं, वहां पे पुरुष प्रधान समाज है। Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to the and
The respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of democratic society. वो चाहती हैं, महिलाएं भी चाहती हैं कि हमको भी आधार मिले, हमको भी वोटिंग राइट्स मिले। 9th क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि 9th क्लास वाले में जिसमें महिलाओं को वोटिंग का राइट्स नहीं दिया जा रहा था, तो वो अपने वोटिंग राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते थे, पम्पलेट्स छापते थे, ताकि लोगों का उनके तरफ मतलब ये उनके भी अधिकार के लिए लोग जगे। But democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. भारत की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जो जाति थी और उनके लोगों को भी समान दर्जा और समान अवसर दिया। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण भारत में देखने को आपको मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। कानून का साथ लेके आप किसी को नहीं जा सकते, आप पुलिस फोर्स लेके किसी को जा सकते हैं क्या? बैकवर्ड को आप मार रहे हैं, नहीं जा सकते। ठीक है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मोर डेमोक्रेसी इवन बेटर। लोगों का एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता है और वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और अच्छा होता रहे, और अच्छा होता रहे। एंड मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स ए डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन इंटरेस्ट। कहता है कि संभवतः इसी के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति ज्यादा सजग हुए हैं और वो चाहते हैं कि सरकार जो बने वो उनके हितों को प्रभावित करने वाली सरकार बने, उनके हितों की रक्षा करने वाली सरकार बने। ठीक है। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। आपके पास इस बुक में क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग बना के रखेंगे। ठीक है। विशेष किसी भी जानकारी के लिए हम इतना ही पार्ट, जो पार्ट आप देख रहे हैं अभी पीडीएफ में, सेम इतना ही पार्ट आपको मिलेगा 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी हुआ हो, इतना ही वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है। आप इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे, देखेंगे, पूरा देखिएगा और जहां आपको दिक्कत लगेगा वहां पे कमेंट या फिर आप हमको टेलीग्राम या जो व्हाट्सएप करना हो, आप जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड थैंक यू पेज। आप देख सकते हैं कि जब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट, मतलब जिस डेमोक्रेसी के फॉर्म में आप देखेंगे तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन होता है, हर एक लोगों के मतलब थॉट और हर एक लोगों के लिए सरकार जो है पॉलिसीज नहीं बना पाती है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि डेमोक्रेसी में सबसे, जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है उसका नाम है करप्शन। करप्शन उसको खतरनाक बनाता है। करप्शन के खतरनाक होने की वजह से डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाता है जल्दी। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में हम आदमी को चुनते हैं, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी से हम रूल करेंगे तो हमारा देश अच्छे से चलेगा, क्योंकि हम सरकार चुन के भेजते हैं। ठीक है।